हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर सेकंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सो हम इस क्लास में देखेंगे कि फोर्स होता क्या है। फोर्स द पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कॉजेज मोशन इन द बॉडी इज नोन एज फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं और जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर एक मोशन जनरेट होती है तो उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, द पुश एंड द पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो पुश और पुल हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, डैट कॉजेज, जिसकी वजह से, एंड मोशन, मोशन जिसकी वजह से कोई एक मोशन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की वो होती है आपकी न्यूटन। ठीक, फोर्स कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स। जो फोर्स होता है उसकी वजह से इन चीज़ों को किया जाता है। जैसे इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। फोर्स की वजह से जो बॉडी की स्पीड है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे बॉडी किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो उस बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सकती है। अगर या तो बॉडी किसी स्पीड से आ रही है उसको हम रोकेंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो रुक जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्स की वजह से हम लोग की जो डायरेक्शन होती है बॉडी की उसको भी चेंज करते हैं। जैसे फुटबॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है, उससे हम जब किक मारते हैं तो हम लोग फोर्स लगाते हैं पैरों से, जब उसको किक करते हैं तो वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ठीक, थर्ड है, इट कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की जो शेप होती है, साइज होती है, वो चेंज हो सकती है। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का जो शेप होगा या साइज होगा वो चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। हम बैलेंस्ड फोर्स किससे कहते हैं? इफ वेरियस फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन बॉडी एंड दे नलिफाई वन अदर and their resultant force is zero, then force is said to be a balanced force। जब किसी भी एक बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्स लग रही हैं, ठीक, और वो फोर्स आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर देना, मतलब कि कैंसिल आउट कर देना, जिसके वजह से उस बॉडी पे जो फोर्स पड़ रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स हो रहा है वो जीरो हो रहा है और उस बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा, वो बॉडी स्टिल पोजीशन पे ही है, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे एग्जांपल, इन टग ऑफ वॉर गेम, व्हेन गेम स्टार्ट्स then the rope remain in the same position because equal force is applied from both the side। जैसे कि आपने कभी देखा होगा टैग ऑफ वॉर जो होता है हमारा गेम, उसमें जो जब गेम स्टार्ट होता है तो दोनों टीम एक जो फोर्स लगाती है वो इक्वल फोर्स लगाती है, तो गेम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रोप जो होता है वो एक स्टिल पोजीशन पर है। जैसे जो जो गेम स्टार्ट होने से पहले वो जिस पोजीशन पे था, वो गेम स्टार्ट होने के बाद भी कुछ देर तक उसी पोजीशन पर रहता है। फिर जैसे धीरे 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 जैसे फोर्स कम या ज़्यादा होता है उस तरह से वो रो दूसरी है पहले या दूसरे डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इफ टू फोर्सेस इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड वन फोर्स remain greater than the second force, then force is said to be a unbalanced force। जब किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं और एक फोर्स दूसरी फोर्स से ज़्यादा है जिसकी वजह से बॉडी में कुछ मोशन आ रहा है, तो हम ऐसे फोर्स को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होता है? बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच मोर फोर्स इज अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा बॉडी उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। क्लियर है? जैसे कि हमारे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से वो 20 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन पे मूव करेगा, क्योंकि इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ये उस डायरेक्शन मूव करेगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है, एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और एक तरफ से कम फोर्स आपका लग रहा है। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कॉन्टैक्ट फोर्स। हम कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट फिजिकली इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जब किसी बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं बाय टचिंग इट फिजिकली, मतलब उसको हम टच करके किसी को फोर्स लगाए, जैसे एक पत्थर है उसको हम लोग टच करके फोर्स लगाते हैं तब पत्थर इधर से उधर जाता है। तो ऐसा जो भी फोर्स होगा जिसको हम जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फिजिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे किसी बॉडी को पकड़ के रखना, होल्डिंग, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच पे रहते हैं, वहाँ हम अर्थ के टच में रहते हैं, अर्थ का के टच पे रहते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जब एक दूसरे के टच में रहते हैं बाय फिजिकली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम किसे कहते हैं? व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट फिजिकली इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब भी हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं विदाउट टचिंग इट फिजिकली इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब जैसे हमने कोई फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और हम ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे हैं, फिजिकली नहीं टच कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है, नेल जैसे वो आयरन नेल को मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसा है नहीं कि हम उस आयरन नेल को उसको टच करते हैं तभी वो होता है, वो काफ़ी डिस्टेंस से ही उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग मैग्नेट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा दूसरा एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। अगर हमारा कोई कॉन्टैक्ट है भी नहीं अर्थ से, तब भी हम ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे इन तरह के फोर्सेस को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हम इस चैप्टर में देखेंगे वो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पहले देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है वो देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless a force is applied on that object which compelled to change its state। ठीक है, ये लॉ हमसे ये कहता है कि एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन पे रहेगी until and unless an external force is applied। जो कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट जिसके वजह से वो अपने स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, एक बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक फोर्स लगा के उसको मोशन पे ना लाएं। जैसे कि एक बुक जो है वो टेबल पे तब तक पड़ा रहेगा जब तक हम उस बुक को उठा के दूसरी जगह पे ना रखें। वो बुक को हम उठाएंगे कैसे? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम अपना फोर्स लगाएंगे उस बुक को उठाने में और उसको दूसरी जगह पे रखेंगे। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं, ऐसे लॉ को हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, ऑब्जेक्ट हैव ए टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, दिस टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया। हर एक ऑब्जेक्ट की एक अपनी टेंडेंसी होती है, ठीक है, जिसके वजह से उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको वो अपोज करता है, वो नहीं चाहता कि वो उस दूसरे स्टेट में जाए। जैसे कि अगर एक कोई बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो अगर उसको हम फोर्स लगा के उसको मोशन में लाना चाहेंगे तो बॉडी रेसिस्ट करेगी उस चेंज को। ठीक है, तो ऐसी जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज इनर्शिया। इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया की वजह से ही बॉडी रेसिस्ट करती है किसी भी चेंज, अपने अंदर कोई भी चेंज लाने में। ठीक है, अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट ही में रहना चाहेगी, वो मोशन में नहीं आना चाहेगी। ठीक है, और जो इसको अपोज करता है उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड करता है उसके मास पे। जितना मोर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही इनर्शिया होगा। जैसे एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, आप छोटे पत्थर को फोर्स लगाओगे तो वो इतनी आसानी से अपनी स्टेट को नहीं चेंज करेगा, वो रेसिस्ट करेगा अपनी चेंज को स्टेट करने में। ठीक है, उसी तरह एक बड़े पत्थर पे फोर्स लगाओगे तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा इनर्शिया भागेगा, उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम इज सेड टू बी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम हम उसको कहते हैं मास इंटू वेलोसिटी। ये मास इंटू वेलोसिटी हमें मोमेंटम बताता है। जो एसआई यूनिट होती है मोमेंटम की होती है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मास को डिनोट कर रहा है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो मोमेंटम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी। हमारा जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मास और वेलोसिटी के। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ऑब्जेक्ट का वो प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस अनबैलेंस्ड फोर्स के जो कि उस पर अप्लाई किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ठीक है, पी एफ मेरा फाइनल मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है, पी आई मेरा इनिशियल मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है और टी मेरा टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पी एफ के प्लेस पे हम एम वी लिख सकते हैं, मास एंड फाइनल वेलोसिटी माइनस मास एंड इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एम को कॉमन ले लिया है, वी माइनस यू अपॉन टी। तो हमें पता है जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बताता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बताता है।
तो v माइनस यू अपॉन टी के जहाँ पे हमने क्या रख दिया है, a रख दिया है, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब हमें इस कांस्टेंट को हटाना है, तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हमको कोई भी एक कांस्टेंट उसके प्लेस पे रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे रखा है के। तो के की वैल्यू हमने प्रूफ किया है ऐसा कि के की वैल्यू हमेशा 1 होती है। सो एफ इज इक्वल टू एम ए। जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल होता है उसके मास और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस के, ठीक। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, और इसका डेरिवेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो नेक्स्ट हमको देखना है वो देखना है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? व्हेन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज शॉर्ट देन एफ टी इज डिफाइंड एज इम्पल्स, ठीक है। जब टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बहुत ही कम होता है तो जो उसके वजह से फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप, जैसे कि एक आप कराटे जो होते हैं कराटे प्लेयर, उनको देखते हैं जब वो स्लैब तो ब्रेक करते हैं तो अपने हैंड को बहुत ही तेज मूव करते हैं, तो उनका हैंड जो एक मोमेंटम जनरेट करता है, और वो जब हैंड आके उस स्लैब के ऊपर पड़ता है तो जो टाइम पीरियड होता है उस फोर्स का उसे पड़ने का वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, उस मोमेंटम की वजह से। तो इसकी वजह से ना जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस है वो कई सारे स्लैब को वो ब्रेक कर देता है, ठीक। एग्जाम्पल हम इसका एक देख लेते हैं। When you hit a ball with a cricket bat, you apply a force for a short period of time, which causes a change of momentum in the ball. जब आप क्रिकेट खेलते हो तो जब आप बॉल को बैट से मारते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप बॉल को बहुत ही ज़्यादा टाइम तक मारते हो और स्मॉल टाइम के लिए मारते हो। तो वो स्मॉल टाइम के लिए जब मारते हो उसकी वजह से ना उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस, मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उस मोमेंटम की वजह से वो बॉल बहुत ही दूर तक जाता है। कभी कभी आप कमेंट्री में देखते होगे कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा मिल गया है। यही बताता है कि जो वो बॉल बैट पे लगा है ना वो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम पा जाता है। कभी कभी आप क्रिकेट देखोगे तो बैट के निक पे बॉल लग के जाता है, तो जब वो निक पे लगता है तो बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है, और देखिए तो बॉल बहुत ही ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। इसी कारण होता है, मोमेंटम की वजह से होता है। और वो जो फोर्स लगता है वो बहुत ही कम पीरियड के लिए लगता है, जो मोमेंटम लगता है बैट पे वो बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है, इसी वजह से वो ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जो भी एक्शन होता है उसका अब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि एक गन रिकॉइल्स, जब आप गन को शॉट करते हो तो देखोगे गन थोड़ी सी पीछे आता है, ठीक है, तो बुलेट आगे गया गन पीछे आया। सो एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप बॉल दीवार पे मारोगे, जितनी स्पीड से आप बॉल को दीवार पे मारोगे वो बॉल दीवार पर टकराने के बाद आपकी तरफ उतनी ही स्पीड से आएगी, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है हम ये देखते हैं। व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। जब दो बॉडी होती हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं तो उनका मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अगर अप्लाई नहीं कर रहा है तो उनका जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा, बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा। ये लॉ हमसे यही कहता है कि बॉडी का टकराने के पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम होता है वो सेम रहता है, उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, कोई भी मोमेंटम कम या ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। सपोज टू ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। एक का मास हमारा m1 है और एक का मास हमारा m2 है। आर मूविंग इनिशियली विथ ए वेलोसिटी u1 u2, जो कि सबसे पहले जो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो हमारा u1 है और u2 है। और आफ्टर स्ट्राइकिंग आफ्टर टाइम t, ठीक है, वो स्ट्राइक करते हैं आफ्टर टाइम t एंड स्टार्ट मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2। टकराने के बाद वो अपनी जो वेलोसिटी होती है वो v1 और v2 से मूव करने लगते हैं, ठीक है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ए जिसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, एक है ऑब्जेक्ट हमारा बी जिसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है। वो दोनों स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करने के बाद ए की जो वेलोसिटी होगी वो m1 v1 हो जाएगी और बी की जो वेलोसिटी होगी वो m2 v2 हो जाएगी। सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज m1 u1
and the initial momentum of B is m2 u2. Final momentum of A is m1 v1 and the final momentum of B is m2 v2. So the rate of change of momentum in A is F is equal to m1 v1 minus m1 u1 अपॉन t. तो हम लोग m1 को कॉमन ले लिए हैं तो v1 माइनस u1 अपॉन t. इसी तरह रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ B देखेंगे, जो हमारा फोर्स F2 होगा वो m2 v2 माइनस m2 u2 होगा. फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B. तो m2 कॉमन हो गया, v2 माइनस u2 अपॉन t. जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जो टकराने से पहले जो फोर्स होगा वो टकराने के बाद F2 हो जाएगा और माइनस लगेगा क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन रहेगा. ठीक है. सो तो F1 को हम लोग क्या लेते हैं, F1 के प्लेस में हम लोग m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी और F2 का m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी. सो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो m1 v1 माइनस m2 v2 इस साइड ले आएंगे m2 u2. ठीक है. और इसका हो जाएगा m2 v2 प्लस m1 u1 इस साइड आ जाएगा. ठीक है. तो फिर इनिशियल मोमेंटम को हम लोग एक तरफ ले जाते हैं और फाइनल मोमेंटम को हम लोग एक तरफ ले जाते हैं. तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, जो कि हमारा ये प्रूफ करता है कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के. इस डेरिवेशन के थ्रू हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में.